हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं गॉस थ्योरम। हमने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत डिटेल में समझ लिया। आइए अब उसको अप्लाई करके पढ़ने जा रहे हैं हम लोग गॉस थ्योरम। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या है। ये आपके सामने एक सरफेस है, बिल्कुल सिंपल सी, कोई भी शेप की सरफेस हो। इस सरफेस का एरिया है एस, इस सरफेस का एरिया है एस, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल के जा रही है। जैसा कि मैंने बोला, देखिए लॉजिक को अप्लाई करिएगा और जो मैं लॉजिक बताने जा रहा हूं यही लॉजिक हर जगह लगेगा इसके डेरिवेशन में। तो अब यहां पर जब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल के जा रही हैं इस एरिया से, सरफेस से, तो यहां पे दो चीजें होंगी। एक तो होगी डीएस वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सरफेस के रिलेशन में डायरेक्शन डीएस वेक्टर, जो एलिमेंट डीएस से निकल के जा रही है, बना दिया मैंने ये डीएस वेक्टर, ये हमेशा नॉर्मल होगा सरफेस के। और दूसरा होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो जा रही हैं। और जैसा कि मैंने बोला, अगर टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ डीएस वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल यानी कि सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। तो इसके अंदर ये सिचुएशन है। और यहां पर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो है Q। यहां पे ये मैंने Q चार्ज एनक्लोज कर दिया है पूरी सरफेस में। Q is the quantity of charge enclosed in this surface। तो जितना ये चार्ज एनक्लोज्ड है उससे क्रिएट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे बनेगी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इससे क्रिएट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दैट सरफेस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो ये कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मींस टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, total flux passing through that surface will be equal to 1/ε0 times of total charge enclosed, of total charge enclosed होता है। यही गॉस थ्योरम है। तो लॉजिक समझिए कि एक बॉडी है, कोई सरफेस है जिसके अंदर Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बॉडी की बनी हुई, जिसमें रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो बॉडी। तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तो उस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड होता है। तो बस यही बन गई हमारी गॉस थ्योरम। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज Q इज इक्वल टू 1/ε0 times of the magnitude of the charge enclosed। मीन्स फॉर्मूला लिखेंगे phi is equal to Q upon 1/ε0 से यानी कि मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स Q/ε0 या Q into 1/ε0, क्योंकि 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये हमारा फॉर्मूला बन गया गॉस थ्योरम का। और गॉस थ्योरम क्लियर हो गई आपको। इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, एज वी नो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर द होल सरफेस। देखिए ये लिखने का तरीका है, होल सरफेस का इंटीग्रल इज इक्वल टू EdS, या इंटीग्रल EdS इज इक्वल टू Q/ε0। ये हो गई गॉस थ्योरम। तो देखिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपसे बोला था, गॉस थ्योरम का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं? उस सिचुएशन में करते हैं जब एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, चाहे वो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वॉल्यूम के रिलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो। दूसरी बात, जब कूलम्ब्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में, क्योंकि वो सारे लॉज पॉइंट चार्ज के रिस्पेक्ट में, और यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। कोई भी डेरिवेशन आपको करना है, कोई भी बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये लाइन बनी हुई है। अब देखिए लॉजिक को समझिएगा, फिर हम इसके डेरिवेशन पे आएंगे और डिटेल्स में आएंगे। सपोज एक ये लाइन बनी हुई है, इस पे Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज है। मैंने ये नहीं बोला कि ये पॉइंट चार्ज है, इट इज ए Q चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है अलोंग द लाइन। तो ये पूरी लाइन पे यहां से यहां तक रॉड है, इसके ऊपर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे में। ये सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रीजन में। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। कौन सी डेंसिटी होगी? लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, और उस डेंसिटी के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q है।
तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब हम इस रॉड पे यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहां पर भी निकाल सकते हैं, यहां पर भी, कहीं पर भी निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम केवल इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें जो एक पॉइंट चार्ज है, तब तो कूलम्ब्स लॉ लग जाएगा, लेकिन हमें पूरी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी सरफेस है। सपोज हमको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके चारों ओर एक सिलिंड्रिकल ये गॉसियन सरफेस बनाते हैं। दिस इज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लेंगे हम। ये इमेजिनरी सरफेस होती है, इट इज इमेजिनरी सरफेस। अगर आप कहें ये पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके चारों ओर ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गई, एंड सो ऑन, जो कि लोकस है एक तरह का मैथमेटिकली। तो हमें सबसे पहला काम करना होता है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है, और उसके रिस्पेक्ट में फिर हम निकालते हैं डीएस वेक्टर, यानी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डीएस वेक्टर को देखेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखेंगे, और उन दोनों डायरेक्शन को हमेशा पैरेलल में लाने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और उसकी हेल्प से हम सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे। आपने देखा ना, इंटीग्रेशन लगाते हैं ई डीएस कॉस थीटा, तो क्या निकालते हैं? सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। जो मैंने इतने सारे टर्म यूज करे, इन सभी टर्म्स को हम यूज करते हैं, इन्हीं चीजों को यूज करते हैं और गॉसियन थ्योरम के डेरिवेशंस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इसका डेरिवेशन पढ़ना होगा कि एक गॉस थ्योरम डेवलप कैसे हुई है। लेकिन आपको एक बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी, और दूसरा उसके बाद डायरेक्शन ऑफ डीएस और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, तीन चीजें हो गई, और उसके बाद सरफेस इंटीग्रल कर देंगे, तब हम जाके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर स्फेरिकल क्लोज सरफेस। देखिए क्लोज सरफेस है हमारे सामने, तो ये एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, पूरी एक गेंद है ना, जैसे बॉल होती है। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, ये पॉइंट चार्ज है, हमने पॉइंट चार्ज लिया है, और ये सेंटर पे रखा हुआ है Q क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ये पॉइंट चार्ज है, और इस स्फीयर की रेडियस है R, ये बनी हुआ है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में, इस पूरी सरफेस पे जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट होगा उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे ये जो फ्लक्स आएगा ना यहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 1/ε0 टाइम ऑफ दिस चार्ज एनक्लोज्ड होगा, और यही तो गॉस थ्योरम को प्रूफ करके आना चाहिए। तो यही हम बना के देखेंगे। तो देखिए, पॉइंट चार्ज को हमने सेंटर ऑफ द स्फीयर पे रख दिया, और इस स्फीयर की रेडियस है R। अब जब ये चार्ज यहां पर है और इस सरफेस पे यहां पे एक पॉइंट ले लिया P, तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें इस पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू दिस Q चार्ज एट ए डिस्टेंस R, तो हमारा जो कोलंबियन फोर्स के समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था, उसके रिलेशन में ये यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन होगी E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। दूसरा स्टेप देखिए, यही सारे स्टेप आपको गॉस थ्योरम में भी फॉलो करने हैं। अब हम एक यहां पर इस पॉइंट के चारों ओर ये एलिमेंट्री एरिया ds ले लेंगे, ds एलिमेंट एरिया। ये एरिया एलिमेंट या डिफरेंशियल एरिया कहलाता है, जो आप समझ चुके हैं अच्छे से। इसके थ्रू जाने वाला एरिया वेक्टर निकालेंगे, यही तो करना होता है। तो एक तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होती है, दूसरा एरिया वेक्टर देखना होता है। तो हमने एरिया वेक्टर बना दिया, ये एरिया वेक्टर है, ये डार्क बना दे रहा हूं मैं, ये डीएस वेक्टर। और हमेशा डीएस वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस जाएगा। इस सिचुएशन में जब ये सिमेट्रिकली स्फेरिकल बॉडी है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल चले गए, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन गया? 0 डिग्री का, क्योंकि बोथ आर नॉर्मल टू ईच अदर। क्योंकि अगर टेंजेंट के रिलेशन से देखें तो सेंटर से जो डायरेक्शन जा रही है वो नॉर्मली आउटवर्ड निकलेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली जा रही है और डीएस वेक्टर भी नॉर्मली जा रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे थीटा की वैल्यू तो 0 हो जाएगी बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये काम क्लियर हो गया। अब हम इस चार्ज के रिस्पेक्ट में
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पर। ध्यान से समझिएगा, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पॉइंट P पे। यहां पे हमने यूनिट वेक्टर मान लिया R यूनिट वेक्टर। तो देखिए एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q विल बी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला हम जानते हैं और साथ में लिख देंगे यूनिट वेक्टर R, क्योंकि डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं जो नॉर्मल जा रहा है सरफेस के। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। अब जैसा कि मैंने बोला था, ये है ds एरिया वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो एलिमेंट्री एरिया है, जहां से एरिया वेक्टर निकल के जा रहा है, तो इसके थ्रू निकल के जाने वाला फ्लक्स निकालें। क्या निकालेंगे? इस रीजन के थ्रू निकल के जाने वाला फ्लक्स, यानी एरिया एलिमेंट से निकल के जाने वाला फ्लक्स। तो वो फ्लक्स होगा डी फाई, क्योंकि टोटल फ्लक्स अगर फाई है तो यहां पे होगा डी फाई। तो डी फाई इज इक्वल टू, एज वी नो, ईडीएस। फ्लक्स का फॉर्मूला यही तो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डीएस वेक्टर। तो ईडीएस, तो आपके सामने ये ईडीएस आ गया डी फाई के रिस्पेक्ट में। ये एरिया एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो डी फाई इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू रख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। और डीएस तो ये रहा, देखिए यूनिट वेक्टर R आ गया और डीएस आ गया आपके सामने। यहां पे ये एरिया एलिमेंट डीएस यहां पर आ गया आपके सामने। अब आप देखें डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, और यहां पे क्या लिख देंगे, जैसा कि मैंने बोला था एंगल 0 डिग्री है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 लिख दी और ds cos 0 लिख दिया। ds cos 0, क्योंकि E की वैल्यू तो हम लिख चुके हैं, फॉर्मूला हमारे सामने E ds cos थीटा होता है। तो यहां पे ये 0 आ गया और E की वैल्यू हम पहले ही लिख चुके हैं और ds की जगह हमने लिख दिया ds cos 0। तो हमारे सामने फॉर्मूला आ जाएगा डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर ds। इसके आगे अब हम शुरू करते हैं। हमने क्या निकाल लिया, ये फ्लक्स निकाला जो कि इस रीजन से जा रहा है, और हमको चाहिए टोटल फ्लक्स। जैसा मैंने बोला था, गॉस थ्योरम के लिए क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो अब हम पूरा ये इंटीग्रेशन करेंगे इसके लिए, इस बॉडी का, इस पार्ट का, यानी कि डीएस का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप पे अब आते हैं। तो अब हम लोग निकाल डालेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रीजन। जैसा कि हम जानते हैं, मैंने बोला ना, गॉस थ्योरम में क्या प्रूफ करना होगा कि टोटल फ्लक्स कितना है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड है। तो चार्ज एनक्लोज्ड तो Q था। हमने इसका जो टोटल फ्लक्स था वो किस रिस्पेक्ट में निकाला है, अभी इस रिस्पेक्ट में, केवल डीएस के। यानी कि अब हम अगर टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं पूरी सरफेस के लिए, पूरी क्लोज सरफेस के लिए, होल ऑफ द सरफेस के लिए जो स्फेरिकल सरफेस है, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द होल सरफेस क्लोज। ये क्लोज सरफेस का सिंबल है, ये होल सरफेस है, डी फाई की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फॉर होल सरफेस इज इक्वल टू डी फाई की वैल्यू लिख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर ds। अब आप इस सबको बाहर कर लीजिए और ds, जैसा मैंने बोला ना, हमेशा करते हैं सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 4 पाई R स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर ये स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। यहां 4 पाई R स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आ गया, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड। इन दिस वे आपने गॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन भी सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं, तो पढ़ेंगे इसके आगे सॉलिड एंगल्स के बारे में फॉर रेगुलर शेप ऑफ बॉडी और इररेगुलर शेप ऑफ बॉडी, और आगे के डेरिवेशन यूजिंग द गॉस लॉ। थैंक यू।